So welcome guys, welcome to my channel. In this video, I will be talking to you about our new topic that is ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि इक्विलिब्रियम का पावर क्या है, ठीक है ना। ये टॉपिक जो है ना, इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस टॉपिक में आपको इस प्रिंसिपल में जो साइंटिस्ट का नाम दिख रहा है ना, उस साइंटिस्ट को अगर आप देखोगे तो वो साइंटिस्ट का नाम ना दो शब्द से बना है, एक है चैट और दूसरा लाए। आपको इस प्रिंसिपल को पढ़ते वक्त आपको इसकी बातें झूठी लग सकती है, ठीक है ना। इसकी जो चैट्स है ना, ये आपको थोड़ी झूठी लग सकती है, लेकिन हकीकत जो है ना वो यही है। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे किस चीज़ से, इसके प्रिंसिपल से, ठीक है ना। तो चलो फालतू की बातों को बंद करके शुरू करते हैं इसके प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल शुरू होता है एक रिएक्शन से। देखो, मैं आपको इसको एक रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो A+B ने C+D बनाया, ठीक है ना। आपने पूरा रिएक्शन आपको पता है, लेकिन आपको एक नई चीज दिख रही है यहाँ पे। वो क्या दिख रही है? ये इक्विलिब्रियम का साइन। दिस इज नॉट जस्ट अ साइन ऑफ एन इक्विलिब्रियम, दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या? इक्विलिब्रियम एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। वाई? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन इस तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी आ रही है। तो इक्विलिब्रियम हमने क्यों लिखा? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रही है ना, चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है ना। रिएक्शन इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, मतलब चीज़ से शिफ्ट हो रही है। और जो ये हमने वर्ड इक्विलिब्रियम लिखा है ना, उस चीज़ के बारे में आज आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। क्यों ऐसे पता चलेगा? क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम शब्द है ना, ये शब्द ना, ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। आज आपको इक्विलिब्रियम का ना क्या बोलते हैं ना, वो डेप्थ पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम उभर के कैसे आया चीज़ें, ठीक है ना। आपको मैंने केमिकल काइनेटिक्स में एक चीज़ पढ़ाया था, अगर आपको याद रहेगा तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को देखना। वहाँ पे भी मैंने 2 कांच के ग्लास को लेके एक्सप्लेन किया था। मैं आज भी करूँगी वो चीज़, पहले आप ये देख लीजिए। तो इक्विलिब्रियम मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन तो मैंने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्टेंट जो होता है ना, वो इक्वल होता है रेट ऑफ प्रोडक्ट के। ये बात तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। और इस चीज़ को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, उसको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इस चीज़ को तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप किसी भी एक इस पूरे रिएक्शन में, ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है ना ABCD, इसमें से कोई भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, इसमें से किसी भी एक को उठा लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने A को उठाया, इसमें अगर मैंने कोई चेंज किया, इसमें कुछ छेड़छाड़ी की मैंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके कंसंट्रेशन में, ठीक है ना, इसके प्रेशर में, इसके टेम्परेचर में, कुछ ना कुछ इसमें चेंज किया। जैसे फॉर एग्जांपल इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, घटा दिया, या प्रेशर बढ़ा दिया, घटा दिया, इसमें से कुछ भी किया, तो पता है इससे क्या होगा? इससे ना इक्विलिब्रियम में ना शिफ्ट आएंगी, मतलब ये इक्विलिब्रियम ना डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसके इक्विलिब्रियम में ना चेंजेस आने लग जाएंगे, है कि नहीं। मतलब चीज़ स्टेबल है, बट इस चीज़ को मैं ऊपर से छिड़ के इसको अनस्टेबल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या होगा? तब ये इक्विलिब्रियम अपना पावर दिखाएगा। अब जो कॉन्सेप्ट आता है वो इक्विलिब्रियम का आता है। अब आपको जो पावर दिखेगा वो इक्विलिब्रियम का दिखेगा। ऐसा क्या है इस इक्विलिब्रियम के पावर में, तो मैं बता देती हूँ। इस इक्विलिब्रियम का काम क्या है? इक्विलिब्रियम विल undo the change। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने इसका कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इसके कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में नहीं आए, मेरी बात समझ में नहीं आई, तो इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझाती हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने आपके लिए 2 ग्लास रेडी कर रखा है। इस पहले ग्लास में अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो मैंने इस तरफ प्रोडक्ट लिया, इस तरफ रिएक्टेंट वाला ग्लास लिया, और अगर दोनों के कंसंट्रेशन को अगर आप देखोगे, दोनों के अमाउंट को देखोगे, तो दोनों हाफ हाफ है कि नहीं। और यहाँ पे मैंने P लिखा है और यहाँ पे मैंने R लिखा है, अगर आप चीज़ों को ध्यान से देख पा रहे हैं तो। क्यों लिखा है? क्योंकि आपके एंड से ना आपको ये प्रोडक्ट दिखेगा और आपको इस साइड से रिएक्टेंट दिखेगा, है कि नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, तो मान लो कि ये जो है ये प्रोडक्ट साइड में है, बीच में इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे ये रिएक्टेंट साइड में है। तो ये A एंड B है और ये C एंड D है। अब मैं क्या करती हूँ, मान लो इसी प्रोडक्ट में से
अब मुझे क्या करना है, छेड़छाड़ करना है कि नहीं, मुझे कुछ चेंज करना है। मैं क्या करती हूँ, इस प्रोडक्ट में से ना इसका थोड़ा सा, मतलब है तो ये अभी सेम सेम दोनों स्टेबल है अभी। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें से थोड़ा सा जो पानी का कंसंट्रेशन है ना कम कर देती हूँ, मतलब इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल देती हूँ। निकालूं, चलो मैं निकाल के कहीं पे रख देती हूँ। अब क्या हुआ, अब आप देखोगे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। मतलब कंसंट्रेशन नहीं बोलेंगे, अमाउंट कम है। कंसंट्रेशन तो हो गया कि कितना ब्लू कलर है ना। अमाउंट अगर देखें तो अभी यहाँ पे पानी कम है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन किस तरफ होगी? मतलब अब इक्विलिब्रियम चाहेगा कि इसमें थोड़ा सा पानी भर दे, है कि नहीं? और कहाँ से आएगा वो पानी? ऑब्वियसली यहाँ से आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा है और इन दोनों में बराबरी करने की कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस तरह से इस तरफ चीज़ें जाएंगी, है ना। पानी इस तरफ से इस तरफ जाएंगी, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। जब चीज़ें ऐसे जाती है ना उसको फॉरवर्ड बोलते हैं, जब चीज़ें ऐसे जाती है उसको बैकवर्ड। ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अभी होगा हमारा बैकवर्ड रिएक्शन, और चीज़ों को क्या कर दिया जाएगा, इक्वल कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने खोए हुए पानी में ना वो पुराना पानी जो मैंने डाल दिया था उस पानी को वापस रिकलेक्ट किया, और अब अगर आप देखोगे तो ये एज इट इज़ पहले की तरह है, जो जिसने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया और फिर वो ऐसा कैसा रह गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो जो पानी जो मैंने अलग से रिमूव किया था उस पानी को मैंने डाल दिया। अब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। तो प्रोडक्ट अभी क्या करना चाहेगा, इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा? इक्विलिब्रियम ये बोलेगा प्रोडक्ट को कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम है, और अगर हमको स्टेबल होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को इक्वल करना पड़ेगा। तो अब रिएक्शन किस तरफ होगी, फॉरवर्ड की तरफ होगी, क्योंकि अभी प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है। तो अब क्या होगा, इसमें थोड़ा सा अमाउंट इसमें चला जाएगा, और फिर क्या हो जाएंगी, चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। समझ में आया? आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं चीज़ों को और अच्छे से समझने की। तो इस चीज़ को अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या कहते हैं उस चीज़ को अगर आप देखोगे, इफ़ वी चेंज, अच्छा क्या क्या चेंज करना है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इफ़ वी चेंज कंसंट्रेशन, प्रेशर, क्योंकि हम एक एक टर्म्स पे बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे वीडियो में ना हम 3-4 टर्म्स की बात करेंगे, और वो कौन कौन से टर्म्स होंगे, ये सारे। और जब इन टर्म्स की बात हो जाएगी ना फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कौन कौन से टर्म्स है, एक है कंसंट्रेशन, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है टेम्परेचर, और वी कैन ऐड इनर्ट गैस। वेयर इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या होगा यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, इससे इक्विलिब्रियम चाहेगा अपने चेंज को अंडू करना, ठीक है ना। तो एज इट इज लिख रही हूं मैं, इक्विलिब्रियम विल अंडू द चेंज and will shift in such a direction which will all undo the change. अच्छा, इस प्रिंसिपल को लिखने के बाद मैं अभी साइड हो जाऊंगी, आप लिख लेना इसको अच्छे से। मैं कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है ना। तो अभी आपका काम है इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। तो चलो, तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक है ना। तो आप हेडिंग ला लिए, चेंज इन कंसंट्रेशन, जिसको कि आप और भी क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और कंसंट्रेशन जो है ना वो भाई भाई है, ठीक है ना। ये जो कंसंट्रेशन का उत्पन्न हुआ है ना वो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम से ही हुआ है, और ये कितना प्यारा प्यारा भाई है ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है ना।
चलो आप बने रहिए मेरे वीडियो में, आपको ज़रूर पता चल जाएगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। तो क्या होगा, इसका जो एक एग्जाम्पल है ना, वो हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू समझेंगे। किसके थ्रू समझेंगे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, क्या आपको पता है क्या? अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, और थोड़ा सा पॉज करके, हाँ, क्योंकि अभी मैं लिखने वाली हूँ। SO2 + O2 gives SO3। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसको कहना चाह रही थी। तो यहाँ पे मेरा ये लिखने का मतलब ये नहीं है, ये समझाना है देखो कि अगर मैं कंसंट्रेशन को चेंज करती हूँ, ठीक है ना, अगर मैं कंसंट्रेशन को चेंज करती हूँ, अब ये प्रोडक्ट में आ गया, ये रिएक्टेंट में आ गया, यहाँ पे क्या होगा ना दोस्त, अगर आप बैलेंस करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखो अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आएगा 2SO2 और यहाँ पे आएगा 3, 2 to 4, 3 to 6। तो इससे क्या होता है, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ना आपको एक चीज़ दिखेगा। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 बना रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना, आपको यहाँ पे 2 प्रोडक्ट और एक रिएक्टेंट दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है ना, अगर मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो कि अब देखो तुम्हारा काम क्या है, अब यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो चेंज इन कंसंट्रेशन, तुम्हारा काम क्या है, इस पूरे रिएक्शन को अगर आप देखोगे ना, इस रिएक्शन में ना आपको मन करेगा कि आपको कुछ ना कुछ चेंज करना है, क्योंकि आपका काम ही अभी छेड़ने का। तो अब मान लेते हैं हम इनमें से किसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, मतलब किसी के प्रोडक्शन को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इंडस्ट्रीज में भी फायदा होगा, है कि नहीं। तो हम किसी चीज़ के यील्ड को अगर हम बढ़ाना चाहें तो क्या होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ली चैटलियस प्रिंसिपल का अच्छा सा इस्तेमाल करना है। तो मान लेते हैं हम SO3 के यील्ड को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना चाहते हैं, इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, मान लेते हैं टू इंक्रीज, ठीक है ना, एक मिनट, टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ SO3। अच्छा, तो आपको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो याद रखना पहला पॉइंट, आपको अगर SO3 बढ़ाना है, मतलब आपको ये बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी आपको करके दिखाया। आप चाहते हो कि SO3 बढ़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाने के लिए आपको रिएक्शन को किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, फॉरवर्ड की तरफ, है कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब हमने अगर इस तरफ इसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करी तो क्या होगा, तो इसका अगर कंसंट्रेशन हमने कम किया, मतलब इसको अगर हमने रिमूव किया, ठीक है ना, तो अगर हमने इसको रिमूव किया तो क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने पानी को कम कर दिया था, पहले हाफ ऑफ किया, चीज़ें स्टेबल थी, मैंने उसमें से थोड़ा सा पानी मैंने फेंक दिया, दूसरे गिलास में डाल दिया, ठीक है ना, मतलब मैंने रिमूव कर दिया उसमें से थोड़ा पानी। इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा थी, उसने क्या किया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो मतलब इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मेरे को इसको रिमूव करना पड़ेगा, सो दैट इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए और ये क्या करे, इसको थोड़ा सा रिएक्शन बना के दे, SO3 बना के दे। समझ में आ रहा है। तो वी नीड टू रिमूव SO3। समझ में आया। अच्छा, दूसरा तुम क्या कर सकते हो, इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दो। क्या कर सकते हो, इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दो। मैंने आपको क्या बताया, इसको रिमूव करोगे तो ये ज़्यादा लगेगा और ये कर देगा इस तरफ रिएक्शन, और मान लो आपने इसी का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, इसको एज इट इज रख दिया, तो क्या होगा, तो भी वो आगे की तरफ रिएक्ट कर देगा, है कि नहीं, फॉरवर्ड रिएक्शन दिखाएगा। और इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा कंसंट्रेशन को कैसे लिख सकते हैं,
इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है कंसंट्रेशन का सिंबल। हाँ, टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 और O2। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, तो आप दोनों रिएक्टेंट्स के साथ खेल के इसके इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करने का जिम्मा अपने हाथ में रख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो आप इस चीज़ को एज इट इज़ अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो गाइज अब हम लोग बात करने जा रहे हैं चेंज इन प्रेशर के बारे में। किसके बारे में? प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो देखो प्रेशर में क्या होता है, देखो आपको जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ पे प्रेशर कम है। आप उसके प्रेशर को छेड़ रहे हो। अब तक आप कंसंट्रेशन में ना नंबर ऑफ मोल्स को छेड़ रहे थे, तब कोई दिक्कत हो नहीं रहा था, क्योंकि कंसंट्रेशन और मोल्स भाई भाई है। क्योंकि आपको पता चल गया कि जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो वहाँ पे चीज़ें उस तरफ जा रही थी, है कि नहीं। लेकिन प्रेशर में क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है ना। मान लो मैं एक रिएक्शन ले रही हूँ 2A + 3B दैट गिव्स, चलो मान के चलो 3C, ठीक है ना। और तीनों क्या है, गैस में, ठीक है। चलो तीनों गैस में है। ये क्यों लिखा, इस चीज़ को भी मैं बहुत अच्छे से बता दूंगी। पहले अभी के लिए बस इतना सा समझो क्या होता है यहाँ पे। जब आपको ये रिएक्शन दिया जाएगा ना, आप पहली बार तो इस रिएक्शन को देखोगे, फिर जब आपके सामने रिएक्शन आएगा तब आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्रेशर अगर मैंने बढ़ा दिया या घटा दिया तो किस तरफ रिएक्शन आगे पीछे होंगी, अनलेस और अनटिल आपको प्रेशर का नंबर ऑफ मोल के साथ रिलेशन पता होगा तब। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रेशर का अगर नंबर ऑफ मोल के साथ रिलेशन पता चल गया तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। पर अगर आपके सामने इस रिएक्शन को पड़ोस दिया गया और आपको बता दिया कि फॉर एग्जांपल मेरे को मैंने अगर इस पूरे रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, तो आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप एक फंडा को जान लो कि प्रेशर में क्या करें तो नंबर ऑफ मोल्स का हमको अंदाज़ा लग जाए। तो उस चीज़ को मैं इस तरफ समझाऊंगी आपको। तो एक नोट अच्छे से तैयार कर लो। वो नोट ये कहता है, इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है ना, if we increase the pressure then reaction will shift in that direction which has what, less number of moles, what, less number of moles। अब ये चीज़ कैसे आई, क्यों आई, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। अभी के लिए बस ये अभी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जो मैंने आपको टिप्पणी दी यहाँ पे, उस टिप्पणी का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे हम। कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आफ्टर ऑल समझने के बाद भी ना आपको ये कॉन्सेप्ट याद में रखना है, ठीक है ना। समझ तो चलो मुझसे लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे ना एग्जाम में तब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तब आप कॉन्सेप्ट्स की तो डिराइव नहीं करते रहोगे, ठीक है। तो मान लो हमने इस रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, ये हमारा रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, आपके प्रोडक्ट में कितने मोल्स है और रिएक्टेंट में कितने मोल्स है, आप कैसे काउंट करोगे। मान लो यहाँ पे गैस आ गया, गैस है, आई एम सॉरी, मान लो यहाँ पे सॉलिड है, तो क्या करोगे, तो क्या इसको भी काउंट कर डालोगे, कभी मत करना ऐसा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे गैस इसीलिए लिखा क्योंकि मैं आपको एक और पॉइंट लिखा सकूँ। आई थिंक मुझे यहीं पे लिखना पड़ेगा नोट बना के, ऑलवेज काउंट द गैसियस मोल्स इन बोथ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है, इस पूरे रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जहां जहां भी गैस का फेज दिखेगा आपको, उसी के मोल्स को आपको काउंट करना है। समझ में आया।
तो यहाँ पे एक तो आपको रिएक्टेंट है जहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 3 मोल्स है, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट में, 3 + 2 मतलब 5 नंबर ऑफ मोल्स है। तो आप मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट में मोल्स ज़्यादा है या रिएक्टेंट में मोल्स ज़्यादा है? रिएक्टेंट में मोल ज़्यादा है, तो मतलब चीज़ें किस तरफ मूव करेंगी अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो? अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो लेस मोल की तरफ मूव करेगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा हमारा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन द रिएक्शन विल फेवर, एक मिनट, बाहर थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। रिएक्शन विल फेवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना? अब मान लो हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, तो ऑफ कोर्स जो मैंने लिखा था वो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन विल फेवर व्हाट, बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, फिर हम क्यों होता है ये इस चीज़ को समझेंगे। तो गाइस अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पहुंचा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे बोलेंगे वाई, ऐसे कैसे हुआ, आपने प्रेशर को किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स के साथ कनेक्ट कर दिया। हमारा डेस्टिनेशन क्या है, प्रेशर को रिलेट करना किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो ये आपने कैसे कर दिया, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। तो इस चीज़ को समझते हैं वाई। तो देखो मैंने आपको ना पिछले लेक्चर में ना वैन डर वाल गैस इक्वेशन का एक चैप्टर पढ़ाया था, मतलब एक टॉपिक पढ़ाया था उस चैप्टर के अंदर। उसके अंदर मैंने आपको बताया था P = nRT, ऑफ कोर्स उस पूरे चैप्टर में अब क्या ही था। तो P = nRT में मैंने आपको बताया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV इज कांस्टेंट, ये चीज़ आपको बताया था। आपको बस यही चीज़ लेके चलना है। इसका मतलब क्या है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है ना? लाइट चली गई। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो इससे क्या होगा, प्रेशर अगर इंक्रीज किया हमने तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमने तो वही डिस्कस किया था ना अभी सबसे पहले कि अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्यों डायरेक्शन, उसने लेस नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्शन को प्रेफर किया रिएक्शन ने, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया मान लो, ठीक है ना, सेम वही अप्लाई होगा वाइस वर्सा जब अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं। तो अभी बस ये समझ लो कि अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो वॉल्यूम का किसके साथ रिलेशन है, कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन है। क्यों? कि कंसंट्रेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और हमने ये डिस्कस किया कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है जो कि डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यू कैन ऑल्सो से कि ये जो पूरा कंसंट्रेशन है ना, ये पूरा कंसंट्रेशन का जो टर्म है, ये पूरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या बोलेगा, ये सब झूठ है। क्या बोलेगा, ये सब झूठ है। वो बोलेगा कि आप एक काम करो, इस कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन बड़ा है और मैं नहीं चाहता कि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा उसको मैं कम करने की कोशिश करूँगा, जो भी चीज़ हवा में उड़ रही है उसको मैं दबाने की कोशिश करूँगा। तो ली चैटलियस प्रिंसिपल बोलता है प्लीज डिक्रीज द कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, ये जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया तो इसका सीधा इफेक्ट किस पे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स पे। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स विल डिक्रीज। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा कि
प्रेशर किस तरह से नंबर ऑफ मोल में रिलेट हुआ। देखो, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना, मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को समझाने का, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको जस्ट इसको जस्ट कर लो, मैं अभी आपको अभी रब करके दिखा देती हूँ कि इसका नेक्स्ट तरीका क्या है। डस्टर, ठीक है ना। आई होप आपने इस चीज़ को लिख लिया होगा, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है कि नहीं, हमने जस्ट पी और वी के टर्म्स पे सीख लिया था अभी इसको पूरा लिख लेते हैं। पी वी इक्वल टू एन आर टी से समझते इस चीज़ को। तो मान लो हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे दाखिला दिया किसने, ली चैटलियर्स ने। ली चैटलियर ने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल को घटाओ। तो नंबर ऑफ मोल्स फिर क्या हो गया, घट गया। समझ में आया? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलो अब बात कर लेते हैं। अब आप ये सब कुछ देखने के बाद, वो सब कुछ जानने के बाद कि इस चीज़ को कैसे अप्लाई करें कॉन्सेप्ट को, आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे ना, तो आप एक जगह पे फंस जाओगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आप फंसोगे। देखो, इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ना, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे वी गेट इट, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, वी गेट इट, मेरे को समझ में आ गया। लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, उसके दिमाग में, ये दिमाग है, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा। क्या क्वेश्चन आया होगा, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट विल हैपन इफ डेल्टा एन जी इज 0। अभी भी नहीं समझे? समझदार लोग ना थोड़ा हाई लेवल की ही बात करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। वो पूछना चाहते हैं कि हमने तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे काउंट किया था, गैसियस वाला नंबर ऑफ मोल्स को हमने कैलकुलेट किया था, कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम। वो बोलना चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है ना ऑफ रिएक्टेंट, वो अगर इक्वल हो जाए नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, है ना, तो क्या होगा, वो उनका सवाल है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन प्रेशर। मैं आपको यहीं पे आंसर बता देती हूँ, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन प्रेशर, ठीक है ना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, थोड़ा और बेहतर रहेगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन प्रेशर, ठीक है ना। आप इस चीज़ को लिख दीजिए, मैं आवाज़ कम करके आता हूँ। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर अगर हमने चेंज किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो, चेंज इन टेम्परेचर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो पहला जो रिएक्शन लिखा था ना, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, उस चीज़ को ही एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी एक नए कॉन्सेप्ट को, जो कि है हीट। हीट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमको टेम्परेचर चेंज करना है, और व्हाट इज टेम्परेचर, बेसिकली टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज़ द डिग्री ऑफ कूलनेस एंड हॉटनेस। ये चीज़ तो आपको पढ़ाई गई है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर मैं हीट को दे दूँ, मतलब इस पूरे रिएक्शन में यहाँ पे मैं आग लगा दूँ, ठीक है ना, इस यहाँ पे हीट को दे दूँ, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर then equilibrium shift in
विच डायरेक्शन, विच डायरेक्शन, इसका आंसर देने के लिए एक और कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान लो। मैं इधर ही लिख देती हूँ, वहाँ पे छोटा सा अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम will shift in, equilibrium will shift in such a direction, okay, that direction, ठीक है ना, which possess with absorption of heat, ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट को मैं इधर लिखना चाहती हूँ। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, मतलब अब आपने थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता देती हूँ। जब हीट एब्जॉर्ब होती है ना, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, तब मान लो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमने अगर हीट दिया तो क्या होगा, देखो मैं इसका रीज़न आपको बस थोड़ी देर बाद समझाऊंगी, अभी बस ये देख लो, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में ही समझाऊंगी, बस अभी ये देख लो कि अगर हमने हीट दिया तो क्या होगा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो ये रिएक्टेंट है ना, वो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी और चीज़ें इस तरफ शिफ्ट होंगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, और हीट एब्जॉर्ब तब होगी जब हीट लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हीट रिएक्टेंट के साइड में होगा। अब आप मुझे बोलोगे कि भाई फिर प्रोडक्ट के साइड में अगर हीट हुआ तो फिर वो क्या होगा, हमेशा कि रिएक्टेंट के साइड में ही होना चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, नहीं, प्रोडक्ट के साइड में भी होना चाहिए। पर अगर प्रोडक्ट के साइड में होगा ना तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा। अभी फॉरवर्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रिएक्टेंट में है, ठीक है ना, और अगर ये हीट इस तरफ हुआ तो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चीज़ें शिफ्ट होंगी, है कि नहीं। तो अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न अभी हम जानेंगे, आप इस चीज़ को पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इस चीज़ का रीज़न बताती हूँ आपको, ठीक है ना। तो चलो, तो वो जो क्या होता है ना, वाई हम लिखते हैं, इसका मतलब ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, इस चीज़ को समझते हैं। तो मान लो, ठीक है ना, मान लो आप हीट दे रहे हो, ठीक है ना, इफ़ वी हैव गिवन हीट, इससे क्या होगा, इस पूरे रिएक्शन में चेंज आएगा। किस चीज़ में चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा, ठीक है ना, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर में अगर चेंज आ गया तो क्या होगा, अगर हमने टेम्परेचर में चेंज कर दिया तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर इसी इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब कर दिया तो इसका मतलब क्या है, आपने एक साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी दे दी और एक साइड में एज इट इज़ कूलनेस है, रूम टेम्परेचर है वो चीज़। तो इससे क्या होगा, तो ये क्या चाहेगा, ये रिएक्टेंट क्या चाहेगा, इस चीज़ को एब्जॉर्ब मतलब ये जो ये कूलनेस है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये कूल है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, हॉट है। तो ये कूल वाला क्या करेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, सो दैट इसका आग जो है थोड़ा सा बुझ जाए, मतलब इसकी जो हीट है वो थोड़ी सी कम हो जाए। मतलब वो क्या करेगा, शेयर करेगा अपना हीट, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा सी और डी। और इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को हमको उस तरफ मूव करवाना पड़ेगा, सो दैट ये हीट क्या हो जाए, चला जाए धीरे धीरे। समझ में आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, इस डिस्टर्बेंस को कौन ठीक करेगा, ली चैटलियर्स का सिद्धांत ठीक करेगा, ठीक है ना। ली चैटलियर्स क्या कहेगा, हीट को एब्जॉर्ब करो, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है ना। इससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस, और उसके चलते रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। और इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे, हम 2-3 एग्जाम्पल करते हैं जिसके चलते आप अच्छे से समझ लोगे। अब अभी नोट डाउन करो, ये इतना कुछ मैंने बड़ा खास लिखा नहीं है, मैं इसको अभी रब आउट कर दूंगी।
तो चलो समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ I2 और H2, ठीक है ना। ये दोनों बनाते हैं 2HI और यहाँ पे मैं लेती हूँ 3000 जूल, 3000 कैलोरीज, ठीक है ना, कैलोरीज लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है ये पॉजिटिव साइन में है। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है? ये चीज़ इधर ही ठीक है। अगर ये नेगेटिव साइन का होता ना इसके तो इसको चेंज करना होता, मतलब इसको यहाँ पे भेजना पड़ता। तो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के चलते बदलता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अगर वो पॉजिटिव साइड में है तो वो वहीं पे स्टेबल है, मतलब वहीं पे वो रिएक्शन हो रही है। मतलब अगर हमने हीट में कुछ भी चेंज किया तो इधर इफेक्ट होगा, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे चेंज किया तो आपके रिएक्शन में किधर इफेक्ट होगा? इस तरफ चीज़ें इफेक्ट होंगी। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, इस पूरे रिएक्शन में हम अप डाउन करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें या तो हम टेम्परेचर दे देंगे या पे टेम्परेचर निकाल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। अगर टेम्परेचर दे दे, मतलब अगर हमने टेम्परेचर दे दिया तो मतलब हमने उधर क्या कर दिया? आग लगा दी। हमने टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर अगर दे दिया तो उधर क्या हो जाएगा? उधर का हीट बढ़ जाएगा। किस साइड का हीट बढ़ेगा? प्रोडक्ट का हीट बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट का हीट क्या करेगा? शिफ्ट करेगा अपने आप को किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है ना। आप उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हो क्योंकि वहाँ पे हीट जो है वो उस साइड में है, ठीक है ना। तो वो सब छोड़ो, बट अभी इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी बस ये समझ लो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ही होगा, कॉन्सेप्ट यही है। एक कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक याद रहेंगी आपको, ठीक है। तो अभी अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगी? रिएक्शन फेवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? आई होप आपको मेरी बात समझ में आया होगा। तो चलो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर घटा दिया तो क्या होगा? रिएक्शन विल फेवर। टेम्परेचर अगर हमने डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन विल फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक वैसे ही हम सिमिलर एक दूसरा एग्जांपल लेंगे हेबर्स प्रोसेस का। किसका? हेबर्स प्रोसेस का। देखो हम प्रोसेस के बारे में इसलिए बोल रहे हैं सो दैट ये भी आप रिकॉल कर सको कि कौन सा क्या क्या प्रोसेस होता है। कुछ कुछ चीज़ें ना ऐसे करके भी याद रहती है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं दूसरे एग्जांपल की, हेबर्स प्रोसेस की। N2 प्लस H2 गिव्स NH3, अमोनिया का गैस देता है कि नहीं? चलो इसको बैलेंस करते हैं। चलो बैलेंस हो गया है। तो चलो अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की, ठीक है ना। अगर हम इस चीज़ की बात करें तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? यहाँ पे हमने एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं। मान लो मैं यहाँ पे -2000 केल्विन लिख देती हूँ, कैलोरी लिख देती हूँ, ठीक है ना। अगर आप इधर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है। आप ये माइनस इधर भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एग्जाम्पल लेने के लिए उधर माइनस डाल दिया। इसका मतलब ये है अगर कोई चीज़ माइनस में है ना तो उसको प्लस में लाना है। हमारा पहला काम क्या रहेगा? इस माइनस को शिफ्ट करना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? उसको इस तरफ लाना है। तो मतलब N2 प्लस 3H2 विल विद 2000 कैल विल गिव 2NH3। तो अब क्या होगा? अब किस तरफ से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा उस चीज़ को आप समझेंगे, ठीक है ना। देखो चीज़ों को पहले इजी करो फिर चीज़ों को सॉल्व करो। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो चीज़ें किस तरफ शिफ्ट होंगी? फॉरवर्ड की तरफ। तो रिएक्शन फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरा अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रिएक्शन किस तरफ होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए एक बात को बहुत अच्छे से जान लीजिए, मैंने जब IIT का एग्ज़ाम दिया था तब भी मैंने अपने दिमाग को ना पूरा शांत कर लिया था। मेरे को पता था कि जो जो क्वेश्चंस बहुत इजी है ना उन सारे क्वेश्चंस को ना मेरे को और ध्यान से क्वेश्चंस करने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी IIT का पेपर बहुत हार्ड आता है। और जब हार्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, मुझे पता चल गया था पेपर बहुत हार्ड है। तब क्या होता है ना, आपको ये सोचना होता है ऊपर ही ऊपर कि जो भी क्वेश्चंस मुझे आएंगे पहले मैं वो लगाऊंगी, ठीक है ना। जो नहीं आएंगे उसमें मैं देखूंगी कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। अगर है तो मैं रिस्क नहीं लूंगी और अगर नहीं है तो उसमें ज़रूर रिस्क लो। मैं मना नहीं करूंगी, पर वो तब लेना है जब टाइम बहुत कम बचे रहे। और अब स्टार्टिंग में हमको क्या करना है? जो हमको आते हैं उन सबको चीज़ों को सॉल्व करना है। और उस चीज़ में भी बहुत बच्चे क्या करते हैं? शाणा बनने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं? उनको पता है ये है, अब वो ये सोचेंगे एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, कहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे यार तुम पहले नेक्स्ट स्टेप करो, धीरे धीरे स्टेप्स को कर करके पहुंचो। बहुत बच्चे क्या होते हैं, वो एक क्वेश्चन देख रहे हैं उसके थर्ड स्टेप तक अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों?
आपको टाइम भरपूर मिलता है IIT के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और पता है मेरे बैच में जितने भी बच्चे जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, सब ने एक ही गलती करी, सब ने सिली मिस्टेक की। वो अगर 3-4 क्वेश्चन भी ठीक कर लेते ना, आराम से पास कर लेते। समझ में आया? तो यही सीक्रेट होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने का। उसके बाद जाके मेरी 400 रैंक आई। क्यों आई? क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मुझे आते थे उन क्वेश्चंस को मैंने बहुत केयरफुली सॉल्व किया था अपने ठंडे दिमाग से। आपको भी क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना उसको आपको केयरफुली सॉल्व करना है। आपको ये समझना है कि ये चीज़ आ रहा है, इस चीज़ को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। अगर मेरे को 40 मार्क्स भी मैंने अटेम्प्ट करके आया तो वो 40 के 40 आने चाहिए मेरे एग्जाम में, नहीं तो माइनस होकर फिर 20 हो जाएगा अगर आप रिस्क लेने की कोशिश करोगे तो, ठीक है ना। तो चलो इस चीज़ को आप सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के बारे में, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट पार्ट हो जाएगा क्योंकि हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया, प्रेशर, टेम्परेचर और क्या पढ़ा हमने, कंसंट्रेशन। तो ये 3 हो गए। अभी चौथा हमारा रह गया, हमारा क्या, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है ना। तो देखो अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि इनर्ट गैस होता क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो पहले ये समझ लेते हैं इनर्ट गैस होती क्या चीज़ है। अच्छा, इनर्ट मिक्सचर बोल सकते हो आप, इनर्ट मिक्सचर। इनर्ट गैस तो आपको पता है हीलियम हाइड्रोजन होता है, पर इनर्ट मिक्सचर क्या होता है, ठीक है ना। इनर्ट मिक्सचर क्या होता है, दोज मॉलिक्यूल्स या atoms which do not interfere in the reaction, ठीक है ना। तो चलो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो रिएक्ट। तो देखो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से हम बहुत अच्छे से समझेंगे। हम ले रहे हैं PCl5 जिसने कि आगे रिएक्ट करके PCl3 और Cl2 बना के दिया, और मान लेते हैं ये भी गैस में, ये भी गैस फेज में, ये भी गैस फेज में, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत है इसलिए मैं पहले ही लिख के देती हूँ, ठीक है ना। तो पहले इसका थ्योरी आपको अच्छे से लिखवा देती हूँ, फिर क्या होगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका थ्योरी क्या होता है, इसका थ्योरी हमको ये बताता है कि यहाँ पे मैं इसके थ्योरी को लिख देती हूँ कि देखो यहाँ पे ना आपको 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। कौन कौन सी 2 चीज़ें, 2 कंडीशंस होती है इसकी, ठीक है ना। पहला कंडीशन होता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और दूसरा होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में। और वॉल्यूम को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को कम करके आती हूँ। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है ना, देयर विल बी नो इफेक्ट, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी रिएक्शन डाल दिया और उसमें आपने क्या किया, इनर्ट मिक्सचर को आपने ऐड किया। अब जब आप इनर्ट मिक्सचर को किसी भी रिएक्शन में ऐड करते हो ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया जाए कि कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना, तो आप बोलना एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर विल बी नो इफेक्ट। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन में, ठीक वैसा का वैसा रहेगा चीज़, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ जाता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर को देखो, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर द रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। इस बार लेस नहीं, इस बार मोर, ठीक है ना, मोर नंबर ऑफ मोल्स। अब वो मोल्स काउंट करेंगे हम, आपको तो पता ही है किस तरह से मोल्स काउंट करना पड़ेगा, और क्यों मैंने गैस लिखा था, ठीक है ना, क्योंकि वो मोल्स भी जो है वो उसमें Ng वाला ही काउंट करना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या होगा अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम में डालेंगे
इनर्ट मिक्सचर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर कांस्टेंट प्रेशर में डाला हमने इनर्ट गैस तो क्या होगा, ये जो रिएक्शन होगा जहाँ पे ज़्यादा मोल होगा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स काउंट करें तो हमको दिखेगा कि यहाँ पे कितने मोल्स है 2, और यहाँ पे हम टोटल मोल्स काउंट करेंगे तो 1। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड की तरफ। तो अगर हम प्रेशर की बात करें, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे तो क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर होगा, ठीक है ना। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही अपोलोजाइज करती हूँ आप लोगों से कि अभी मैं आपको पढ़ा रही थी, बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइस इसलिए आ रहा था क्योंकि अभी शाम का टाइम हुआ है तो आसपास बच्चे खेलते कूदते हैं। तो आई एम सॉरी फॉर अपलोडिंग द वीडियो एट इवनिंग। और इसके साथ साथ हमारा जितना भी हमने थियोरी पोर्शन किया है वो चीज़ ख़त्म तो होती है। पहले आप इस चीज़ को ये भी समझ लो कि इनर्ट मिक्सचर जो होता है ना, इस इनर्ट मिक्सचर के अंदर ना मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, कि मतलब क्यों मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ चीज़ें शिफ्ट होती है। उस चीज़ को समझ लो। क्या होता है ना, आपने एक पर्टिकुलर कंटेनर में एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है, आपने उसमें क्या डाला, इनर्ट गैस डाल दिया। आपने जब इनर्ट गैस डाल दिया, इससे क्या हो जाएगा ना, कोई फ़र्क नहीं होगा, बस वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया तो आप मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम का डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, कंसंट्रेशन पे। क्यों, कंसंट्रेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो नंबर ऑफ मोल्स घट जाएगा, इसके चलते कंसंट्रेशन घट जाएगा। और ली चैटलियर क्या बोलेगा, ली चैटलियर इधर ही आएगा, बोलेगा कि मेरी बात याद रखना हमेशा बच्चों। क्या बोलेगा कि जहाँ पे कंसंट्रेशन कम वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा दो, और जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को उस ज़्यादा की तरफ का क्या करो, शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो चलो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा थियोरी पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद हम धड़ाधड़ क्वेश्चंस लगेंगे आईआईटी के, ठीक है ना। तो चलो आप इस चीज़ को सॉल्व कर लो। तो गाइज अब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे इस पूरे के पूरे टॉपिक के आखिरी पड़ाव में, दैट इज आर PYQ टाइम, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को जो भी इस चैप्टर से मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं। वैसे तो कुछ कुछ ईजी भी है, पर मैंने उन ईजी क्वेश्चंस को नहीं लिए, जो थोड़े से लैंग्वेज को घुमा फिरा के दिए गए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैंने लिए। अब देखो ये जो चैप्टर में जो टॉपिक है ना, वैसे तो चैप्टर थोड़ा हार्ड है, इक्विलिब्रियम। अगर हम देखें तो थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम थोड़ा सा केमिकल का ये पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा आप डिफ़िकल्ट कह सकते हो। पर अगर हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की बात करें, मतलब स्पेसिफिकली ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की, तो वहाँ पे ना आपको ये जो ये क्वेश्चंस है IIT JEE के, वो आपको उतने हार्ड नहीं लगेंगे। जो जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उसके हिसाब से उसके आगे पीछे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आएगा, और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरह से लैंग्वेज चेंज किया जाएगा और उसको किस तरह से आपको क्या करना है, मतलब उसको निकालना है, उसका सोल्यूशन ढूंढ के निकालना है, ठीक है ना। उस लैंग्वेज को किस तरह से पकड़ में लाना है, ठीक है, उस चीज़ को मैं आपको बताऊँगी। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं पहले इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन। मतलब हमको क्या करना है, हमको वॉल्यूम को क्या करना है, डिक्रीज करना है। समझ में आ रहा है, किसमें, इस रिएक्शन में। रिएक्शन मिक्सचर बोल रहा है स्पेसिफिकली, ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। मतलब यहाँ पे हमको ऐसे स्पेसिफिकली बताया नहीं गया कि इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। बताया क्या, मैंने अब तक आपको क्या पढ़ाया था कि आपको या तो रिएक्टेंट में किसी एक का कम करना है या तो बड़ा करना है, पर यहाँ पे तो हमको बताया ही नहीं है कि हमको करना किधर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगेन चीज़ों को रीड करना पड़ेगा। जब आप वापस रीड करोगे ना, आपको एक वर्ड दिखेगा, न्यू वर्ड, वो क्या होगा, मिक्सचर दिखेगा। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे रिएक्शन में जो मिक्सचर वाला जो प्रोडक्ट है ना, मिक्सचर वाला जो चीज़ है ना, उसको पकड़ना है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो PCl3 और Cl2 मिलके ही तो PCl5 बना है कि नहीं। PCl5 अगर टूटेगा तो PCl3 में और Cl2 में टूटेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मिक्सचर है ना वो PCl5 है। मतलब बात किसकी हो रही है, PCl5 की। चलो ये पकड़ लिया आपने। अब दूसरा चीज़, अब मैंने तो आपको कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर पढ़ाया है। यहाँ पे तो आपको बताया नहीं गया कि कौन सा, मतलब इनमें से तो कोई भी नहीं बताया गया है। वैसे तो यहाँ पे वॉल्यूम बताया गया है, तो आप मुझे बता नहीं सकते ये चीज़ कि ये वॉल्यूम किस चीज़ से रिलेटेड है।
अगर आप मेरे पूरे लेक्चर को ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। मैंने आपको बताया था जो कंसंट्रेशन था ना वो किसका भाई था, नंबर ऑफ मोल्स का भाई था। और नंबर ऑफ मोल्स का किसके साथ रिलेशन था, वॉल्यूम के साथ रिलेशन था कि नहीं। तो अगर मैं आप मेरा वो वाई वाला जो पार्ट देखोगे ना कि क्यू कंसंट्रेशन, क्यू प्रेशर, है ना, तो प्रेशर को मैंने जब नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट किया था तब मैंने ये वॉल्यूम वाला टर्म इंट्रोड्यूस किया था कि नहीं। तो आपको इस तरह से चीज़ों को देख के चलना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर लिखूँ, सोल्यूशन लिखूँ, ठीक है ना, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये जो PCl5 है ना इसको मैंने अगर कम किया तो मेरे को दो चीज़ें पता चली। ये जो PCl है, अच्छा ये गैस वैस जो लिखा है ना यहाँ पे वो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे हमको प्रेशर के बारे में नहीं, किसके बारे में बोला गया है, वॉल्यूम के बारे में। और वॉल्यूम इज़ नथिंग बट एवरीथिंग अबाउट कंसंट्रेशन, है कि नहीं। तो मतलब हम किसको कम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को ही कम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो हम PCl को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो अगर हम इसको कम करेंगे तो जो पूरा इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, वो ऑफ कोर्स किस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टूवर्ड्स व्हाट, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, ठीक है, समझ में आया। क्यों, क्योंकि इसको बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा ए, समझ में आया। तो गाइस अब हम लोग बढ़ चुके हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन ना बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। मैंने क्या किया, जस्ट डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग कर दिया है, ठीक है ना, और रिएक्शन को बदल दिया है। और ऐसा सेम क्वेश्चन IIT में पूछा गया है, यही सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया, बस ईयर मुझे उतना याद नहीं, लेकिन ये IIT JEE का दूसरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आई होप कि आप आराम से कर लेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, मेरे पिछले सोल्यूशन के हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, सो दैट आपको समझ में आए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। आई थिंक यू डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा सा साइड हटती हूँ और आप थोड़ा सा इसको पॉज करके ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, ठीक है। आई होप आपने पॉज करके चीज़ों को देख लिया होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करके मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, कंसंट्रेशन विल इंक्रीज। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमको इसमें मिक्सचर की बात की गई है। तो COCl2 का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्शन शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जिसका भी सही था उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर बढ़ते अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। इस तीसरे सवाल में आपको क्या पूछा गया है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब सेम जैसा क्वेश्चन तो मैं डाल नहीं सकती क्योंकि मुझे भी लेवल बढ़ाना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इन द हेबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अच्छा, इसमें ना प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत बच्चों को यही नहीं पता होगा कि हेबर्स प्रोसेस होता क्या है। पर देखो, अगर आप एक JEE के एस्पिरेंट हो, मुझे लगता है कि आपको हेबर्स प्रोसेस तो पता होगा ही होगा। तो अगर आपको फिर भी नहीं पता ना कि ये किस चीज़ का है, तो आगे भी एक लाइन दी गई है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। इसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कि अमोनिया की मैन्युफैक्चर के एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हाँ अमोनिया भी यूज़ होता है, ठीक है ना, हेबर्स प्रोसेस में। वो चीज़ आपको याद आएगा, ठीक है ना। तो व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया, मतलब आपको कंसंट्रेशन, आपको अमोनिया का बढ़ा देना है उस रिएक्शन में, ठीक है ना। आपको क्या क्या आइडिया आ रहा है वो चीज़ देखो। बेस्ड ऑन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आपको छेड़ना है, तो आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना।
आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा। तो चलो, तो अगर हम हेबर्स प्रोसेस लिखे तो वो होगा N2 + H2 इक्विलिब्रियम में चीज़ गिव्स NH3। अच्छा, कितनी NH3? यहाँ पे 2 लिखो, बैलेंस करो चीज़ों को। चलो, चीज़ें बैलेंस हो गई है, ठीक है ना। तो ये है हमारा हेबर्स प्रोसेस। हमने क्या किया, इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया, इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, इसके यील्ड को बढ़ाना है। मतलब हमने बढ़ाया नहीं, हमको करना है ऐसा, ठीक है ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ हमको डिस्कस करना है। तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री क्या चाहेगी, हेबर्स प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ भी देखने को मिलती है कि नहीं। तो इंडस्ट्रीज़ क्या चाहेंगी, ये जो रिएक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड की तरफ जाए, और यही अगर यील्ड, अगर इंक्रीमेंट, इस यील्ड में इंक्रीमेंट चाहिए तो हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे डालना पड़ेगा इस रिएजेंट में, है ना। आप अगर ध्यान से देखोगे ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब आपको दिखेगा, आपको हेबर्स प्रोसेस बस इतना सा ही नहीं दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे ना हीट रिलीज हो रही होगी। यहाँ पे ना डेल्टा H की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पे ना 92 किलो जूल पर मोल जो होती है ना, वो हीट रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है? क्योंकि यहाँ पे ना हमको एक पर्टिकुलर कंडीशन में इस रिएक्शन को करवाना पड़ता है, और इस कंडीशन में क्या क्या रिएक्शन करवाना होता है वो चीज़ आप और इनऑर्गेनिक में ना बहुत अच्छे से, वो जो कंडीशन है, मतलब हाई है, लो है, जो भी है, उस टेम्परेचर को भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके NCERT के बुक में दिया हुआ है, और जो चीज़ आपके बुक में दिया हुआ है उस चीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है JEE में, है कि नहीं। अभी मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा, फिर बाद में डिस्कस करेंगे वैल्यू क्या है उसकी। तो अभी बस ये समझ लो कि ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में अगर हम यील्ड को बढ़ाएंगे तो ये ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल के इस्तेमाल को करके भी, मतलब अगर आप ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल भी कर लेते हो तो भी आप आराम से निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? इसके यील्ड को, मतलब इसमें टेम्परेचर और प्रेशर में क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे तो आपको ये यील्ड ज़्यादा मिलेगी। वैसे वहाँ पे भी ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट का ही यूज़ किया गया, तब जाके आया है। अगर आप फिर भी भूल जाते हो कभी कभार तो आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस इनऑर्गेनिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पर जब वैल्यू निकालने के बारे में आएगी ना तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको वैल्यू तक चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो हेबर्स प्रोसेस में कंसंट्रेशन को तो मैंने आपको बता ही दिया था। क्या बताया था कंसंट्रेशन का मैंने, कि अगर आपको NH3 की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर और प्रेशर में प्रेशर को देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको प्रेशर में क्या चेंज चाहिए, आपको उसको निकालने के लिए आपको प्रेशर को स्पेसिफिकली इधर मेंशन करना पड़ेगा। हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, और प्रेशर में क्या चेंज आएगा वो चीज़ देखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो है प्रेशर में मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को देखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे ना तो इधर आपको 4 मोल दिख रहे, इधर आपको 2 दिख रहे, ठीक है ना। और अगर ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ गई, मैंने आपको बताया था मोर नंबर ऑफ मोल्स, वो कहाँ पे होगा, वो जब ऐड करेंगे हम इनर्ट गैस को। और लेस नंबर ऑफ मोल्स वो कब होगा, जब हम प्रेशर के चेंज को देखेंगे। तो अगर प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होती है, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पे भी आपको यही दिख रहा है कि 4 से लेके 2 में जा रहा है चीज़, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि अगर आपको उस तरफ शिफ्ट कराना है तो आपको इंक्रीमेंट इन प्रेशर के साथ साथ आपको ये भी दिख रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स घट रही है, मतलब चीज़ें फेवरेबल हो रही है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आपको प्रेशर का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये मोल्स है कि नहीं, ये क्या है, ये मोल्स है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। तो आपको प्रेशर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो लो प्रेशर वाले सारी चीज़ों को कट कर दो, अब हाई प्रेशर वाले ऑप्शन को रखो, ठीक है ना। अभी 50-50 चांस है करोड़पति का। तो अब देखते हैं कि इसमें से हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का क्या मसला है, ठीक है ना। अगर मैंने आपको पहले बताया कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 92 केल्विन है, ये जो चीज़ है, ये चीज़ किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, है कि नहीं, प्रोडक्ट साइड में आएगी। तो अगर मैं इसको रीराइट करूँ चीज़ों को, तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा 2NH3 प्लस
92 किलो जूल पर मोल जो भी है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर यहाँ पे मैं हीट करती हूँ, टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, तो चीज़ें किस तरफ शिफ्ट होंगी, एब्जॉर्ब होके, हीट एब्जॉर्ब होके किस तरफ शिफ्ट होंगी, इस तरफ शिफ्ट होगी, है कि नहीं। तो चीज़ किस तरफ शिफ्ट हो रही है, इस तरफ शिफ्ट हो रही है। और मुझे क्या करना है, रिएक्शन को किस तरफ शिफ्ट करना है, उस तरफ शिफ्ट करना है। और अगर मेरे को रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, सो दैट द रिएक्शन कुड शिफ्ट देयर। समझ में आया। तो मेरे को टेम्परेचर में क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर will be low, should be kept low। ठीक है ना, समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रेशर चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर अगर लो है तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। इतना तो आपको पता चल गया। लेकिन अब एक और चीज़ जो आपको देखना पड़ेगा कि मैंने आपको यही बताया कि वैल्यूज़ भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो वो वैल्यूज़ में आपको मैं इधर लिखवाना चाहती हूँ। तो प्रेशर की जो वैल्यू होगी ना, वो होगी 200 ATM। कितना होगा, 200 ATM। और टेम्परेचर होगा 400 to 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये भी IIT JEE का सवाल है एक, ठीक है ना। पर इस सवाल में ना आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे ना आपको चीज़ों को कनेक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर ली चैटलियर प्रिंसिपल का ही टॉपिक पढ़ाऊंगी, पर आपको भी पता है आपको एग्जाम में ना कभी बस सिर्फ ली चैटलियर को ही लेके नहीं आएगा क्वेश्चन, आपको डिफरेंट टॉपिक के बीच में कनेक्शंस आनी चाहिए, है कि नहीं। वैसे तो आप आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, हाउ डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। और ये चीज़ आप तभी पढ़ पाओगे जब आप इक्विलिब्रियम के चैप्टर को मतलब सीक्वेंस वाइज गो थ्रू करके आओगे। तो अगर आप सीक्वेंस के साथ आओगे तो आपको केसी का मतलब पता चलेगा। पर यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ाया, और अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है केसी का तो मैं आपको बता देती हूँ कि केसी जो होता है ना, वो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, ये दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है। अगर आपको नहीं पता तो ठीक है ना, अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। और एक और बात मैं बता देती हूँ, अगर केसी ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या होता है, प्रोडक्ट फेवर होता है, प्रोडक्ट की तरफ जाता है वो, प्रोडक्ट इज फेवर्ड, ठीक है ना। और अगर केसी लेस देन 1 हुआ तो रिएक्टेंट की तरफ फेवर होगा ये। ऑफ कोर्स वाइस वर्सा ही होती है चीज़ें, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। ऑफ कोर्स के मतलब ज़्यादा, के ग्रेटर देन ज़्यादा मतलब चीज़ें बन रही है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो चलो, आपका अगर जैसा तरीका है चीज़ों को याद करने का, उस तरह से आप इसको याद कर लो। पर अभी मेरा काम है आपको ये बताना कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अच्छा, केसी के बारे में बोला है, चेंज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, मैंने यहाँ पे रिएक्शन नहीं बनाया, एक काम करती हूँ मैं, रिएक्शन लिख के आती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, ध्यान दो। अगर आप ध्यान से भी देखोगे ना, अब आप ढूंढोगे रिएक्शन, ऑफ कोर्स जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आप ज़रूर रिएक्शन को ढूंढने की कोशिश करोगे। पर अगर आपको रिएक्शन नहीं रहेगा ना, तो आपको एक और बार चीज़ों को रीड करनी चाहिए। आपको सिर्फ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बोला गया जिसमें केसी को हम चेंज कर रहे हैं, तो मतलब आपको दिया नहीं गया, पर आपको अपने दिमाग से क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्शन फ्रेम करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने वही जो आपको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल समझाते वक्त जो एग्जांपल लिया था, वही सेम एग्जांपल लिया, पर क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसलिए मैं आगे यहाँ पे हीट दे देती हूँ। किस साइड में, प्रोडक्ट साइड में। समझ में आ रहा है। अब क्या करूँगी मैं, अब यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ डज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केसी चेंजेस। तो मतलब अब क्या करें हम, अब केसी जो होगा वो उसमें क्या फ़र्क आएगा, केसी में
क्या फ़र्क आएगा उस चीज़ को हम ध्यान से जानेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा के देखेंगे। तो हमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर कहाँ पे देना पड़ता है, इस पे देना पड़ता है, इस चूल्हे पे देना पड़ता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब इस पे देना पड़ता है। तो अगर हमने बढ़ाया तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा इस तरफ हीट एब्जॉर्ब होकर किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, तो इस तरफ चीज़ें फेवर होंगी। मतलब चीज़ें किस तरफ फेवर हो रही है, किस तरफ फेवर हो रही है, रिएक्टेंट की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ, ऑफकोर्स किस तरफ, रिएक्टेंट की तरफ। तो K ग्रेटर देन 1 हो जाएगा या लेस देन 1 हो जाएगा, K विल बी लेस देन 1। इसका मतलब क्या है, K डिक्रीज ही हो रहा है ऑफकोर्स, तो Kc विल बी डिक्रीज्ड। आई होप आपको मेरी बात समझ में आया होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए आपको। मैं आपको एक और बताती हूँ जिसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है ना, वो भी केसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। अब गाइस हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ और बोलना चाहते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें चलो मैंने केसी का कॉन्सेप्ट डाला है, पर ये भी एक आईआईटी का क्वेश्चन है जो आपको एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ घुमाना चाहता है, ठीक है ना। सब कुछ दिया होगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा, लेक्चर में भी सब जगह आपको सब कुछ चीज़ें पता चल जाएगी, पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आप फ्लो के साथ चलते रहोगे, बीच में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना जिसके चलते आप फंस जाओगे, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन क्या है कि एक रिएक्शन में, ये है हमारा रिएक्शन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अब इस बार हमको रिएक्शन दिया गया है, ठीक है ना, थैंक गॉड। तो यहाँ पे हम रिएक्शन दिया गया, तो हम एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को लिख देते इधर। तो 2 NO गैस ने क्या किया, अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो रहा है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होता है, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑफ कोर्स आप मुझे बता नहीं सकते, तो कमेंट करके ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो बता दूं मैं आपको। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, हीट गेन होता है कि नहीं, कंबशन होता है। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, चीज़ें गेन होती है, चीज़ें गेन होती है तब एक प्रोडक्ट तैयार होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। अच्छा पहली बात तो ये भी मैं बोल क्यों रही हूँ, पहली बात कंबशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ और नहीं, सिर्फ ये दिया गया कि हम अगर टेम्परेचर को छेड़ेंगे तो क्या होगा, और टेम्परेचर का सीधा कनेक्शन किसके साथ है, या तो एक्सोथर्मिक या तो एंडोथर्मिक, डेल्टा एच के साथ, हीट के साथ, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ऑफ कोर्स आपको रिएक्शन को ही परखने से पता चलेगा कि ये चीज़ हो क्या रहा है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि कंबशन में जहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पे क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेगा। और दूसरा एक और कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ठीक है, दूसरा कंडीशन जो है ना, वो कंडीशन मैं आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वैसे तो बताऊंगी, पर अभी के लिए लिख दीजिए डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, और ये चीज़ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे छोड़ूंगी मैं। अभी देखो इधर क्या होता है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एंडोथर्मिक, मतलब हीट रिएक्टेंट के साइड में है। तो अब हमने क्या किया, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज किया तो मतलब इस तरफ इंक्रीज होगा, इस तरफ इंक्रीज हो गया तो एब्जॉर्ब हो गया इस तरफ, तो मतलब डिक्रीजिंग द हीट विल फेवर विच साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, इट विल फेवर रिएक्टेंट साइड। और मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट साइड में K को अच्छा नहीं लगेगा और K विल बी लेस देन 1, है कि नहीं। तो इफ K विल बी लेस देन 1 देन द रिएक्टेंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स, अच्छा यहाँ पे K ग्रेटर देन लेस देन नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया कि रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा। तो आपको दिखेगा कि रिएक्टेंट जो है, रिएक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। चलो और बस एक क्वेश्चन बाकी है, उस क्वेश्चन को करने के बाद हम ये पूरा का पूरा लेक्चर ओवर कर देंगे। सो वेट फॉर द लास्ट क्वेश्चन एंड प्लीज़ ट्राई दैट क्वेश्चन वंस, और फिर इसको पॉज करके प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखना। तो गाइज ये है हमारा 6th क्वेश्चन, जो कि हमारे इस पूरे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको प्लीज़ पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है,
बस आपको क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। मैंने कुछ चेंज नहीं किया इस क्वेश्चन में, सिर्फ रिएक्शन बदला है और डिक्रीज की जगह इंक्रीज किया मैंने टेम्परेचर को। बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, ऑप्शन भी एज इट इज़ है, ठीक है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया है तो मैं शुरू करती हूँ। तो क्या होता है ना, किसी भी रिएक्शन में ना, ये जैसे आपका रिएक्शन है, तो आपको पूछा गया कि इफेक्ट क्या होगा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, ठीक है ना। तो केसी में क्या इफेक्ट होगा, तो इस रिएक्शन को हम लिख देते हैं पहले। तो यहाँ पे भी आपको कुछ मेंशन नहीं किया है। टेम्परेचर को अगर दिया गया तो आपको क्या मेंशन करना चाहिए था, आपको ये मेंशन करके देना चाहिए था कि हीट किस तरफ हो रहा है ना, एच का सिंबल, हीट का सिंबल, वो नहीं है इधर। तो आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन को देख के आइडेंटिफाई करना है कि करना क्या है कि नहीं। अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो आपको सोल्यूशंस निकालना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपको स्मार्टनेस के साथ भी खेलना पड़ता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सिर्फ आपका वो वाला मेमोरी नहीं चेक करते कि आप कितना चीज़ों को जल्दी याद कर सकते हो, ये भी देखते कि आप किस तरह से चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। ये नहीं आता तो वो कैसे कर सकते हैं, है ना। सोल्यूशन ओरिएंटेड भी होना चाहिए आपको। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि जो N2O4 है ना, ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, 2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, जो कि टूट के NO2 बना है। मतलब चीज़ें टूट रही है, चीज़ें डिकम्पोज हो रही है। जब आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखते हो, उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, वो टूट के उसकी क्या हो जाती है, मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाती है। जिसका मतलब ये है कि जब चीज़ें ब्रेक होती है तब क्या होता है, चीज़ें रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है ना। तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में चूल्हा किस तरफ बनाना है, मतलब हीट का सिंबल किस तरफ बनाना है, प्रोडक्ट साइड में। तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को क्या किया गया, इंक्रीज़ कर दिया गया। तो अगर मैं टेम्परेचर इस तरफ इंक्रीज़ कर देती हूँ तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा, रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं। और अच्छा, ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, यहाँ पे हमको केसी का कोई ज़रूरत नहीं है केसी की, ठीक है ना। हमको अगर बस इतना सा ही बताया गया ना, तो भी आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये चीज़ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, द रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। तो इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। और अब आप धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाए तो प्लीज़ इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट पार्ट्स को ज़रूर देखिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।